नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव प्रस्तावित हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम पार्टी को से लगातार पसीना बहाया जा रहा है। आखिर किस तरह से जो विजय है, जो उनकी जीत है, उसको कहीं न कहीं मुकम्मल किया जा सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो दक्षिण हरियाणा करीब 6 जिले में शुमार है। 6 जिलों की 23 विधानसभा सीट हैं। 2014 में बीजेपी को जहां 15 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस को महज 2 सीट ही मिल पाई थी। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो बीजेपी की टैली में जहां बढ़ोतरी हुई थी, उसको 16 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस भी कहीं न कहीं ट्रिपल मल्टीपल कर पाई थी और 6 सीट लेने में कामयाब रही थी। इस बार क्या होंगे हालात, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट शिवाज साहब। एडवोकेट शिवाज साहब की बात कर ले तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, जिले सिंह जी। हाँ, दैनिक साथी परिवार की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिले सिंह जी की आत्मा को शांति दें। अब इसी कड़ी में बात करेंगे। एडवोकेट शिवाज साहब लगातार हमारे साथ परिचर्चाओं में शामिल रहते थे, लेकिन पिछले दिनों की बात कर लेते वो शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके फादर का देहांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शिवाज साहब, किस तरह से देखते हैं 5 अक्टूबर को चुनाव होना? सबसे पहले तो हम ये अपील भी करते हैं कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र का पर्व है, अधिक से अधिक मतदान करें। बेहतर उम्मीदवार का चयन करने के लिए मतदान बेहद जरूरी है। लगातार तमाम जो एजेंसीज हैं, चुनाव आयोग है या फिर प्रशासन, तमाम इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन दैनिक साथी की ओर से भी अपील की जाती है कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें ताकि एक स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण हो सके और जनता की भागीदारी जितनी अच्छी होगी उतनी ही बेहतर सरकार मिल पाएगी, ताकि बेहतर विकास कार्य हो सके। शिवाज साहब, किस तरह से देखते हैं आज के माहौल को? आप जिस तरह से आज इलेक्शन चला 5 अक्टूबर को चुनाव होने, तो आज तक की बात करें तो तमाम तरह से पल पल माहौल बदलता रहता, तो अब तक की बात करें तो क्या स्थिति है दक्षिण हरियाणा में इन 6 जिलों की? अमित भाई, पहले तो सब आपका धन्यवाद। हम और आप 2-3 महीने पहले से इस पे चर्चा कर रहे हैं हरियाणा चुनाव पे। अब टिकट वितरण हो गया है और असली चुनाव तो कल से शुरू हुआ है, क्योंकि असली चुनाव तो विड्रॉल के बाद ही शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। टिकट वितरण से भी समीकरण चेंज होते हैं। हाँ, 16 को विड्रॉल की लास्ट डेट थी और विड्रॉल से ही समीकरण चेंज होते हैं। जी। हाँ, कई जगह अटेली की बात है, तमाम इस तरह से विड्रॉल हुए हैं। विड्रॉल हुए तो उनसे होते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि अगर हरियाणा के चुनाव को मैं देखूं जी, तो इस बार जो चुनाव हरियाणा का है जी, उसमें क्या है कि मैं प्रेडिक्शन का थोड़ा सा बताऊंगा, 2 मिनट लूंगा आपकी। जी, प्रेडिक्शन जो है ना, वो कोई ज्योतिष नहीं है जी। ये एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है। हाँ, कोई निर्धारित नहीं, कुछ ऐसा ही होगा। एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना छोटा चुनाव होगा उतना प्रेडिक्शन फेल होने का चांस ज़्यादा होता है, मैंने पहले भी कहा। और इस बार क्या है कि 20 सीट को मैंने देखा है पूरे चुनाव, 20 सीट को अगर हम छोड़ दें, 20 सीट को छोड़ दें तो कोई बहुत ज़्यादा एज किसी पार्टी का कम या ज़्यादा नहीं है। प्रेडिक्शन का क्या है कि अगर 10% से ज़्यादा की अगर वो आ रही है हर सीट पे, उसको हम ये मानते हैं साइकोलॉजी में कि क्लीन स्वीप हो रहा है। 10% ज़्यादा 10% या 10 से ऊपर जा रहा है तो क्लीन स्वीप हो रहा है। लेकिन ऐसा हरियाणा में नहीं है। कहीं 5-6% कैच है, कहीं 2-3% कैच है। कई बार हम लगातार कई महीनों से ये करते आए हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप बात करते हैं रेवाड़ी में बैठकर, तो पूरे हरियाणा के आपको कैसे पता होता है? तो हम वो भी जानना चाहते हैं कि आपका आधार किस आधार से आप इसको कैलकुलेट करते हैं? देखो भाई, ऐसा है, मेरा जो आधार होता है ना, मैं तो चुनाव की पिछला सारा हिसाब किताब देखते हुए, और मेरे पास एक वो है बस। अब मैं ये वो प्रिडिक्ट तो आपको करना पड़ा, मुझे ये प्रिडिक्ट करने की वो है कि भाई यहाँ ये कैंडिडेट लड़ रहे हैं और इस बार किस पार्टी की कितनी वेव है, कितना असर है, कितना एंटी कैंपेन्सी का वो हो रहा है। लोकसभा में कितना वही एक नहीं, वो लोकसभा का चुनाव तो गया। अब मुझे ये पता है कि विधानसभा में किस पार्टी का कितना वो है, उसको मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ और वो आप देखते हैं वो प्रेडिक्शन मेरे लेवल ठीक है, काफी हद तक ठीक रहती है। बस यही तो है। अब आपके मीडिया बंधु हैं, अपना चैनल भी काम कर रहे हैं, सभी करते हैं। अब एक गांव में गया और 15 आदमी से पूछे और उसमें 15 बाई चांस हमें बीजेपी को टकरा गए, तो हम सोचेंगे सारा गांव बीजेपी का। ऐसा नहीं है। और मेरी प्रेडिक्शन हमें ठीक इसलिए बैठती है, मैं आंकड़ों बात करता हूँ। मुझे ये पता है, इसलिए हम यहाँ बैठते हैं कि आप डाटा पे बात। हाँ, मैं इसलिए बताता हूँ भाई, हम मुझे ये बता दें कि हाँ 20% वोट इस बार मिले थे, इस पार्टी को मिले थे, तो मेरा ये अनुमान है कि इस बार 10% वोट बढ़ रहे हैं, यानी 10% की लहर थोड़ी बढ़ रही है। तो वो
अब मैं हरियाणा ही बताऊँ आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का एज हरियाणा में है। कांग्रेस को आज में है। हाँ, और परसेप्शन काम करती है चुनाव में, बताता हूँ आपको। लोकसभा के चुनाव में तो ये था कि आएगा तो मोदी, जी। और इस चुनाव में ये मैंने पहले भी कहा था, इस चुनाव में ये आएगी तो कांग्रेस ही। और जब ये प्रेडिक्शन, जब ये परसेप्शन काम करती है तो वोटर बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं परसेंटेज उसको हाँ बढ़ते ज्यादा हैं। वोट पड़ता है। परसेप्शन, मुझे जब ये लगता है कि ये जीतेगा तो मैं उसको वोट कर देता हूँ, चाहे वो जीत नहीं रहा हो, चाहे उसकी कितनी वोट हो, मतलब एक गाँव में 50 वोट हो, किसी पार्टी में नाम लेंगे और मुझे ये लगता है यही जीतेगा, तो उसके 50 से 100 भी हो जाए, ऐसा हो जाता है। लेकिन शिवाज साहब, हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बात करते हैं तो बीजेपी कमजोर दिखाई नहीं देती, वो जमीन पे दिखाई देती है। कई बार लोगों से बात करते हैं, अभी भी मोदी के नाम पर तमाम इस तरह के लोग हैं जो वोट देते हुए दिखाई देते हैं, फिर एज कांग्रेस को क्यों? नहीं, मैं कांग्रेस को एज नहीं दे रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा था, उसी बात पर चाहता हूँ मैं कि 5-6% का एज है कांग्रेस को, और की बात नहीं कर रहा हूँ। हर सीट का समीकरण अलग है जी, कहीं किसी को एज है, कहीं किसी को एज है। जी। तो अभी ये चुनाव चलेगा, और जब ये चुनाव चलेगा तो वो 5-6% का एज खत्म भी हो सकता है हाँ जी, उस पार्टी का, उस कैंडिडेट का, या वो 5-6% और बढ़ भी सकता है। दोनों ही चांसेस हैं। दोनों ही चांस। दीपेंद्र हुड्डा का ये तो था कि इतनी उसको उनको भी हैरानी हुई, भाई इतनी वोट से जीत गया, तो वो क्या होता कि हम उन लोगों को ये पता चल गया दीपेंद्र जीत गया, यही जीत रहा है, तो वो एक्स्ट्रा वोट बोलता है। ऐसे होता है चुनाव में। जी। पूरे हरियाणा में 5-6%, 20 सीट को छोड़ के 5% से 6% से ज्यादा एज नहीं है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। उसका कारण एक और भी है जी। अगर कहीं कोई पार्टी वो है तो मेरे भाई 50-55 आदमी जो है ना, आदर्श कांग्रेस बीजेपी के अलावा, वो इंडिपेंडेंट हो कोई, वो जो है ना, वो चुनाव मैदान में है, और उनको आप नकार नहीं सकते। बहुत 14-15 आदमी मैं कल देख रहा था, रात को मैं बड़े गौर से देखा, 14-15 आदमी तो ऐसे हैं जो कि जिनकी जमानत जब्त नहीं होगी, मतलब इंडिपेंडेंट का प्रभाव जमानत जब्त नहीं होगी। कई इंडिपेंडेंट मैं आपको बता दूं, गन्नौर से देवेंद्र कादियान जी जीत सकते हैं, बड़ौदा से डॉक्टर कपूर नरवाल, हिसार से सावित्री जिंदल, और सबका अलग अलग समीकरण। कुछ कहीं जगह बीजेपी को डेंट कर रहे हैं जो बीजेपी के बाकी थे, कहीं जगह कांग्रेस को डेंट हो रहा है, कांग्रेस के बाकी थे। तो ये बात है, यानी कि चुनाव अभी जो है ना वो फंसा हुआ है। अभी तो चुनाव का काफी बदलाव देखने को मिलेगा। ये चुनाव को आप ये मानो कि कम से कम एक सप्ताह बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तक चुनाव हरियाणा में आप बराबर मान लो, धुंधला सा है, कहीं ना कहीं धुंधला है, और बराबर मान लो आप, किसी का वो नहीं है। और ये भी बात पक्की है कि 8-10 इंडिपेंडेंट जीत जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। 8-10 इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। 2019 वाला तो नहीं हो जाएगा? हाँ, पिछली बार भी मैंने बताया था, वो 45-43 सीट पे आदर्श फाइट कर रहे थे। कांग्रेस तो 65 का दावा कर रही है। नहीं, 65 का दावा ना कांग्रेस का है, और बीजेपी अगर 65-70 करे तो इनका भी नहीं है। मामला बराबर सा है, कोई विशेष फर्क नहीं। पहले भी कहा था, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, हंग असेंबली आई थी, हंग असेंबली आएगी। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि टिकट वितरण की वजह से उसमें कांग्रेस की पार्टी है, 8-10 टिकट इनके ठीक नहीं है, बीजेपी पार्टी है, इनकी भी 10-15 टिकट ठीक नहीं है, और टिकट वितरण की वजह से, टिकट वितरण में जो गड़बड़ हुई है उसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को होकर टिकट वितरण से समीकरण बदले हैं। जी, टिकट वितरण से समीकरण बदले हैं। टिकट वितरण से मैं कहना नहीं चाहता, टिकट वितरण से यहाँ भी अपने साउथ हरियाणा में समीकरण बदले। हाँ, कई टिकट हैं जिसपे आपत्ति है, कई सीटों समीकरण चेंज हो गए जी। और सबसे पहले मैं कह दूं कि चुनाव लड़ने वालों को सभी को मेरी शुभकामना। हम किसी के प्रति, हमारी कोई मेला फाड़ी इंटेंशन नहीं है जी, और सभी अपने हैं, सभी अपने आदमी हैं। तो अब शुरू करते हैं। शिवाज साहब, 2014 और 16 की 19 की बात करें तो ये डाटा, तो अभी आप जो आपका एक एनालिसिस है, जो एक कैलकुलेशन है, वो अभी क्या स्थिति देख रहे हैं अभी आप वर्तमान में? दक्षिण में कितनी सीट आप देख पा रहे हैं अभी? दक्षिण हरियाणा आज के सिनेरियो की बात करें तो आज के सिनेरियो की बात मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 सीट पे बीजेपी का एज है। दक्षिण हरियाणा 23 सीट है, 6 जिले हैं। थोड़ा मैं बता दूं, आगे दर्शकों को समझ में आ जाएगी। रेवाड़ी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, गुरुग्राम जिला, नूह जिला, पलवल जिला और फरीदाबाद जिला जी। इन 6 जिलों की 23 सीट है। अपने रेवाड़ी की 3 है, रेवाड़ी, भटोती, कौसली जी। रेवाड़ी, कौसली और बावल। हाँ सॉरी, रेवाड़ी, कौसली और बावल जी। पहली सीट बावल है। और ऐसे ही महेंद्रगढ़ में 4 हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और नानौर। अब आ जाते हैं अब यहाँ गुरुग्राम में 4 हैं, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोना। नूह में 3 है, मेवात की, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरखा और नूह जी। पलवल में 3 है, होडल, पलवल और हथीन जी। फरीदाबाद में 6 सीट है, बड़खल, बल्लभगढ़,
फरीदाबाद NIT, तिगावा और पृथड़ा जी हो गई थी, 23 सीट होगी। अब इनकी बात करते हैं। 4 सीट में कांग्रेस का अच्छा एज है, 23 में से 4 सीट में कांग्रेस का अच्छा एज है, जी और 7 सीट में मुकाबला नेक के, जी और 1 सीट में मुझे इंडिपेंडेंट का एज लग रहा है। जी। अब विस्तार से बात करते हैं। रेवाड़ी जो जिला है, इसका तो भी इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद में बात चर्चा करेंगे पूरी चीज पे अलग से, क्योंकि हमारा गृह जिला है तो इस पे बाद में अकेले इसको अलग से वो है, तो इसको अलग से बाद में पूरी विस्तार से चर्चा हमारी करेंगे। बात का शायद कोई अलग मीनिंग हो, जी लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि रेवाड़ी में हमने जो जिले में जो 3 सीटों पे पहले जो बात करी थी, जी उनमें 2 पे वैसा ही बात है जो मैंने पहले कहा था। जी। 1 सीट में टिकट वितरण की वजह से समीकरण चेंज हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो हम जो कह रहे थे उसके चलते वो चेंज हुआ है। और मैं जब भी कहता कि 1 सीट, वो बार बार कहता है कि इस पे टिकट वितरण में निर्भर करेगा, तो वो टिकट वितरण के हिसाब से समीकरण चेंज हुआ है, और 2 सीट पे जो पहले मेरी बात की थी वो वैसा ही है। अब बढ़ते हैं आगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। राव इंद्रजीत को फ्री हैंड की बार बीजेपी ने किया, आपने भी देखा होगा कि अधिकतर सीट 2 सीट छोड़ दी जाए, बादशाहपुर और नागर चौधरी, राव नरवीर और राव अभय सिंह, 2 सीट को छोड़ दिया, अधिकतर सीट उनकी सहमति से दी गई है। 11 सीट में से 9 सीट पूरी तरह से उनकी सहमति से दी गई है। तो कितना इम्पैक्ट उनका आप देख पा रहे हैं कि कितना वो इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे, या उनका कितना जो जादू है ना, वो कहते हैं कि दिग्गज नेता जो बताए जाते हैं, वो कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं? देखिए भाई, ऐसे अमित, अगर राव इंद्रजीत का प्रभाव तो है, ये मानना पड़ेगा, प्रभाव उनका है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 सीट तो मुझे दिख रही है, वो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है ना, और वो राव जी की वजह से मिली है, मुकेश शर्मा को। मुझे लगता है कि वहाँ मामला गड़बड़, मामला फंसा हुआ है, और वहाँ पे नवीन गोयल जो इंडिपेंडेंट है ना, वो आज के दिन वो आगे है। मोहित ग्रोवर 2 नंबर पे मुझे लग रहे हैं, नवीन गोयल 1 नंबर पे लग रहे हैं इंडिपेंडेंट, और मुकेश शर्मा मुझे अभी 3 नंबर पे लग रहे हैं। आगे क्या पोजिशन होती है वो भी बात अलग है। मतलब कहीं ना कहीं जो नवीन गोयल थे, जो बीजेपी में थे, उनको टिकट नहीं मिली, वो इंडिपेंडेंट आए, तो उन्होंने कहने पूरी तरह से वापस समीकरण बदल दिए। ठीक है। और बाकी जो भी सब टिकट हैं वो सही, मतलब जो है ना, सही अभी ठीक ठाक पोजिशन में है, और अभी चुनाव तो आगे बढ़ेगा। मतलब जो रेवाड़ी जिले समीकरण की मैं बात कर रहा था, मतलब राव को उसका फायदा मिले, राव को टिकट देने का बीजेपी को फायदा मिलेगा उनके इशारे पर टिकट बांटने का? नहीं, वो जो है ना, ऐसा है कि फायदा तो मिलेगा, उसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन 1-2 जगह गड़बड़ है, लेकिन 1-2 जगह गड़बड़ है, 1-2 जगह गड़बड़ है, बाकी जगह फायदा मिलेगा। और वो यहाँ बड़े नेता तो हैं, मैंने पहले कहा था हरियाणा में 2 ही नेता हैं, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे राव जी है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं। दिखता भी है, कोसली में बात करो सीधा भूपेंद्र हुड्डा राव इंद्रजीत का मुकाबला है वहाँ पे, क्योंकि राव इंद्रजीत के कैंडिडेट अनिल दहीना है और उनके कैंडिडेट, अरे भाई, कोसली में सब जगह की बात है, बावल की भी यही बात है। जी जी। बावल में जाइए, जो डॉक्टर कृष्ण कुमार है, तो नए फ्रेश कैंडिडेट है, इनको तो ये नहीं पता कि वहाँ तो चुनाव वो राव जी भी है सारा निर्भर, है ना, और हर जगह ही है। आप बात करते हैं अटेली की, जी, अटेली बीजेपी का एज है, संतोष यादव का फॉर्म विड्रॉ हो गया, जी, बीजेपी का एज है, और एज का कारण है नहीं, वहाँ पे ठाकुर रतनलाल को काफी मजबूत पोजीशन, हाँ, मैं उसी बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आपको ध्यान होगा ठाकुर रतनलाल को मैंने कहा था बहुत अच्छी पोजीशन। हाँ बिल्कुल, आपने बताया ठाकुर रतनलाल पहली बार भी 2 नंबर पे थे। वो ठाकुर रतनलाल जितनी ज्यादा वोट लेंगे ना, वही तो डेंट कांग्रेस को है। पूरे हरियाणा में जहां भी चुनाव मल्टीपोलर हो जाएगा, उन सीट को छोड़ के जहां पे मतलब बीजेपी के बाकी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीट को छोड़ के जहां भी मल्टीपोलर इलेक्शन होगा, वहां बीजेपी को फायदा होगा। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा ही फायदा होता है, चाहे कोई भी स्टेट हो जी। और जहां बाईपोलर इलेक्शन होगा, वहां पे सत्ता पक्ष को नुकसान होगा ही होगा जी, चाहे वो कभी कांग्रेस सरकार रही हो या किसी कहीं भी बात हो। अटेली में बीजेपी को एज है, लेकिन अनीता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, मजबूत है, पहले से वहां से विधायक रही है। ठाकुर रतनलाल भी दूसरे नंबर पर रहे थे, अब ठाकुर वोट प्लस SC वोट, वहीं एक 90,000 के आसपास वहाँ पे जो ना यादव मतदाता बताए जाते हैं, उनका बड़ा अहम रोल संतोष यादव थी शायद। तो आरती का कितना मजबूत पक्ष आप वहाँ देखते हैं, क्योंकि आरती बड़ा चेहरा है, राव इंद्रजीत की लिगेसी उनके साथ है, और कहीं ना कहीं जो रामपुर हाउस की जो राजनीतिक विरासत है शायद उसकी वारिस भी है। तो क्या पटौदी फंसा हुआ है, क्या स्थिति रहने वाली आप देखते हैं?
नहीं, अटेली की बात कर रहे हैं, पटौदी नहीं, अटेली। अटेली, सॉरी मैं। अटेली से कोई बात नहीं है, अटेली से आरती राव चुनाव जीत रही है। मतलब जीत सकती है, मतलब जीते अभी तो हाँ, वो जीत सकती है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मतलब बीजेपी का एज है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई रिजल्ट बदलेगा, क्योंकि संभावना देखो तमाम बनी रहती है। चुनाव के समय कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। नो डाउट आज कांग्रेस, लेकिन वो जो ट्रायंगल जो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मल्टी कॉर्नर इलेक्शन हो रहा है ना, वो दिक्कत है, मुकाबला हो जाएगा। यदि कांग्रेस और वहाँ सीधा आरती का होता तो दिक्कत आ जाती जी। संतोष यादव को फॉर्म विड्रॉ क्यों कराया? इसे तो कराया, संतोष होती तो दिक्कत आ गई थी, कहीं ना कहीं आरती फंस जाती, लेकिन उनको फॉर्म विड्रॉ हो गया है, तो फॉर्म विड्रॉ हो गया तो अब आरती हैं और भाई वो ठाकुर तो लाल बीच में फंसे हुए हैं जी। और अगर कांग्रेस की बीजेपी फाइट डायरेक्ट भी होती तो भी दिक्कत हो जाती। अब नारनौल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नारनौल की। नारनौल में भी बीजेपी का एज है, बीजेपी वहाँ भी बढ़त में है। राव नरेंद्र भी वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं, राव नरेंद्र जी अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन वहाँ मैं दो इस बता रहा हूँ, मेरा ये है कि वहाँ पे जो वो थी, वो एक नाम है भूल गया, उस सैनिक ने फॉर्म भरा, भारतीय सैनिक, उनका फॉर्म विड्रॉ करा गए, मंत्री जी खुद पहुंचे थे वहाँ पे, तो सीएम साहब आए थे, वो विड्रॉ करा कर, वहाँ पे सैनिकों की अच्छी खासी नो डाउट बड़ा वोट, इसलिए नारनौल में बीजेपी का एज है। मतलब सैनिक वहाँ पे बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई, हाँ, सैनिक हर जगह बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे। वो हर बरादरी का एनवलॉप तो कभी होता नहीं है, लेकिन बरादरी का फर्क होता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, मोर देन एवरेज से ज्यादा मिलता है उसमें, हमेशा होता है। आगे कहा था हुड्डा साहब है, जाटों की 80% वोट हुड्डा को, मतलब कांग्रेस को जाएंगे, वो होता है, मैं जाट हूँ, मुझे पता है, होता है, वो सब बिरादरी में होता है, सभी में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे करते हैं बात नांगल चौधरी जी। नांगल चौधरी में अच्छा मुकाबला है, राव अभय सिंह यादव पहले ना आगे बताए जा रहे थे, लेकिन जैसे टिकट वितरण हुआ वहाँ पे, हाँ, और मंजू चौधरी, अच्छा मुकाबला है, लेकिन एज जो है ना वो अभय सिंह यादव को ही है, लिटिल बिट एज अभय सिंह यादव को है, मतलब कांटे का मुकाबला यूं कह सकते हैं, कांटे का मुकाबला, लिटिल बिट एज का तो यही होता है, थोड़ा सा एज, माहौल जरा सा बदला तो इलेक्शन पहले कर चुका। अब इस बार मैंने 20 सीट तो बता दी, 20 सीट के बाद तो समीकरण कब कहाँ बदल जाए वो कुछ पता नहीं, लेकिन एज आज के दिन तक की बात हो रही है, आज के दिन तक अभय सिंह यादव को एज है, चाहे वो 2% का हो, पर है। अब आ जाते हैं महेंद्रगढ़, सबसे महेंद्रगढ़ में शर्मा जी नाराज हो गए, तमाम तरह की बात। महेंद्रगढ़ में मुझे आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कही थी, जिस दिन अहिर कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगी उस दिन दान सिंह जी को दिक्कत हो जाएगी, मतलब वहाँ पे कांटे का मुकाबला है, वहाँ पे कांटे का मुकाबला है। संदीप एसडीएम जो खड़े हैं वो भी अच्छी खासी वोट लेंगे, और वही मल्टीपोलर इलेक्शन अगर हुआ तो दान सिंह को दिक्कत होगा। एक बड़ी एक सवाल मेरे मन में भी चल रहा है कि, और एक और बता रहा हूँ मैं, इस इलाके में और बता दीजिए, तो महेंद्रगढ़ का इसका ये इलाका है, इसमें तो आप और भी मेरे दिमाग में एक बात और भी मैं बताता हूँ, हो सकता गलत हो, वहाँ पे बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, अब नाराज भी थे ना वही बड़े नेता, नहीं नाराज नहीं है, सुनो, रामविलास शर्मा की आप बीजेपी को खड़ी करने उसकी टिकट काट देते, आपको नाराज कैसे नहीं होंगे? नाराज नहीं है, उनको मना लिया है, बाहरी तौर पे सीएम साहब आए थे, उनको मना गए हैं, और उनको मेरा ये अनुमान है कि कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने की बात हो, गवर्नर की गारंटी दे दी, गवर्नर की बात हो चुकी है, उनको सम्मान दिया जाएगा। आपने पहले राहुल जी की कही थी बार बार, अगर राहुल जी नाराज हो जाए, मैं कहा था नहीं जाएंगे कहीं, हो गए ना वो, मैंने जो कही वही बात है। अब की बार तो मैंने कहा था उनकी डेटा बढ़ा गए, आपने कहा था आप उनकी बेटी को टिकट भी दे दी, नो सीट लेगा, हो गए ना, ऐसे उनका है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो वहाँ पे किरण चौधरी पहले कांग्रेस की एक नेता थी जी, वो भी बीजेपी में चली गई, वहाँ पे धर्मवीर बीजेपी के सांसद, वहाँ पे राहुल जी का बीजेपी का नेता बसर है, और एक रामविलास शर्मा का खुद का, रामविलास शर्मा खुद का। फिर एक बार और देखो आप, तीनों यानी 3 बिरादरी के नेता है, किरण चौधरी जाट नेता, वो धर्मवीर जाट नेता, एक राव साहब एक यादव नेता, और एक दान सिंह को वहाँ पे आप कमजोर आकलन नहीं कर सकते। नहीं, कमजोर नहीं कर रहा मैं तो नेक टू नेक फाइट है, दान सिंह को कमजोर नहीं बता रहा, बहुत अच्छा मुकाबला है, बहुत अच्छा कांटे का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। अब आगे चलते हैं पटौदी में जी, पटौदी में बीजेपी का है, पटौदी में बीजेपी का चौधरी पर चौधरी सीधा मुकाबला है, हाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस की कैंडिडेट पर चौधरी और बीजेपी की, हाँ लेकिन बीजेपी का एज है, हाँ मुकाबला हर जगह है, मुकाबला मैं तो कह रहा हूँ, मुकाबला हर जगह है, लेकिन बीजेपी का एज है जी। अब आ जाओ आप बादशाहपुर में हरियाणा की सबसे बड़ी राव नरवीर 5,21,000 राव नरवीर का एज है। अब आप बताओ ये सबसे बड़ी बात क्या काम कर रही है वहाँ, एक तो ये आंख दिखा के टिकट लिया है भाई,
वोटर उस आदमी को ज्यादा वोट करता है, वो नेता ने हमारा नेता दबंग से भाई हाँ, दबंग दबंग लड़ रहे कहीं नहीं और टिकट ना तो कांग्रेस से ले लूंगा। और बस बीजेपी सरेंडर नजर आई वहाँ, हाँ, सरेंडर नजर आई ना। सरेंडर नजर आई। अमित शाह के बगल में बैठ के टिकट ले ली। हाँ, बिल्कुल पहली बार बीजेपी में ऐसा देखने को मिला कि टिकट वितरण से पहले पटाखे चल गए। अरे मेरे भाई मैं बताया था, बीजेपी ने कहा ये बार गई थी, बीजेपी को ये दिख रहा है हम तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं, नहीं तो बीजेपी तो बहुत अच्छी पार्टी है। तो बात डर है बीजेपी में कि ये तो कह सकते हैं, नेचुरल बात है, जब आप तीसरी बार सत्ता में जाओ, तीसरी बार चुनाव में जाओगे डर तो होगा ही, क्योंकि वो परसेंट बताया ना 2 बार आ लीजिए। तो इसी डर का राव साहब के सामने सरेंडर कर गए, वही था राव यही था 5 साल से बीजेपी का है। वर्धन यादव यहाँ से नया कैंडिडेट, नया लड़का, बिल्कुल हाँ कांग्रेस की टिकट पे अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब अच्छी मेहनत कर रहा है और अच्छा चुनाव बना रखे है। हाँ, मतलब जो लग नहीं रहा था वो स्थिति नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वहां भी मल्टी कॉर्नर है, कुमुदनी है, कुमुदनी दौलताबाद आ गई ना हो तो बात को छोड़ो जी, लेकिन कुमुदनी को आप हल्के में नहीं ले सकते। आप भी जाट है और एक वैसे जाट और कास्ट का कोई इलेक्शन होता नहीं, लेकिन हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें टिकट दिया ही जातीय व्यवस्था के हिसाब से दिया जाता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी हो वो साथ नहीं जुटा पाती कोई प्रैक्टिकल करने के लिए। जो कुमुदनी दौलताबाद है, राकेश दौलताबाद की जो पत्नी है दिवंगत राकेश दौलताबाद का नो डाउट वहाँ पे ग्राउंड में उनकी मेहनत दिखती है, उनके जन सरोकार के जो काम किए अपने लेवल पे वो दिखते हैं। उनका फैक्टर कितना काम कर रहा है वहाँ पे, क्या उनकी जो सहानुभूति है उनको पे मिल पाएगी जाटी मतदाता, क्योंकि उनका जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, कुमुदनी के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। सहानुभूति मिलेगी जब कह रहा हूँ, सिंपैथी गेन करेगी वो, तो ये नुकसान किसके है? नुकसान तो कांग्रेस करेगी जी। अगर जाटों का वोट अगर कुमुदनी ने ज्यादा लिया, सीधा नुकसान कांग्रेस का। नहीं, आप ये भी देखो ना, ओबीसी जो होता है, ओबीसी यादव हो गया एक जो गैर यादव ओबीसी है वो भी एक छोटे छोटे पॉकेट में भले ही हो लेकिन एक बड़ा मतदाता, वो जब बढ़ता है तो हो जाता है, वो बीजेपी का मतदाता माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे राकेश दौलताबाद ने उनको फायदा पहुंचाया है, उनकी मदद की है, लेकिन वो सहानुभूति में यदि वहां पे चले गए तो बीजेपी को तो डेंट लग सकता है। ये बात नहीं, बीजेपी को डेंट तो देखो, जब कोई नया कैंडिडेट होता है तो वो डेंट तो सभी को करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा अगर वो हुआ तो कुमुदनी जो है वो कांग्रेस को डेंट करेगी, बीजेपी को। मतलब कुमुदनी को वोट कितना मिलता है इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार जीत तय करेगी, हार जीत तय करेगी। कुमुदनी को कितना वोट मिलता है, ये जिनका मैं नाम लूंगा तीसरे आदमी का, उनका नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि वो एक प्रभावी कैंडिडेट है और वो इफेक्टिव है, वो चुनाव को प्रभावित करेंगे, चुनाव रिजल्ट को प्रभावित करेंगे, इसलिए उनका नाम है। किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, ये मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ जी। अब आती है गुरुग्राम की सीट। गुरुग्राम पे आज के दिन नवीन गोयल जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, भाई बीजेपी के उम्मीदवार थे, बागी हुए और बागी हो गए मैदान में, और कुछ और जो बाकी जो है कई बार ये देखने को मिलता है। आप आज बता रहे, मुझे कम हालांकि इसमें विश्वास है कि जो नवीन गोयल के साथ तबका दिखाई देता है वो एक लेबर क्लास दिखाई देता है। नो डाउट गुरुग्राम में लेबर क्लास है, लेकिन वो इतने मतदाता वो हैं या नहीं है ये भी कहीं ना कहीं मसला है। भीड़ तो दिखाई देती है लेकिन वो वोटर में तब्दील कितनी होगी ये भी, क्योंकि वहाँ पे जो मुकेश शर्मा को टिकट मिली बीजेपी के, वो राव समर्थक कैंडिडेट हैं, उधर जो दूसरे कैंडिडेट हैं माने जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये अपने नवीन गोयल है भीड़ की वजह से इस तरह से दिख रहा है लेकिन जमीन पे कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं। हवा नवीन गोयल का जो भीड़ आप वो देख रहे हो वो वोट में तब्दील होगी, वोट उनके पास है, जो भीड़ जो है वो वोट भी उनको देगी। और उनके पास एक बात और भी है, जो बीजेपी की जो और जो है ना जो खिलाफ हो गई टिकट वो भी उनके साथ है, यानी वो भी सब नवीन गोयल के साथ लामबंद हो रहे हैं। जो बीजेपी के वैसे जो छोटे नेता थे या जो और नेता थे जो खिलाफ हुए वो उनके साथ है, इसलिए उनको एज मुझे लग रहा है। आगे चलें जी। सोहना में बिल्कुल कांटे का मुकाबला, नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस की, बीजेपी की, और वहाँ पे है जावेद अहमद, तीसरे जो कैंडिडेट है जावेद अहमद, वो अच्छी वोट निकाल रहे हैं। और मुझे ये एक बात लग रही है कि इस बार रोहतास खटाना ने बेचारे ने कई बार चुनाव लड़ लिया। हाँ, तो सिंपैथी फैक्टर वहाँ काम कर रहा है, मुझे मेरी बात भी ज़्यादा इस तरह का है। अगर सिंपैथी फैक्टर काम कर जाए तो हो सके रिजल्ट उनके पक्ष में जाए, और वो इलेक्शन अच्छा लड़ना जानते भी हैं, जानते हैं, और वो जो है ना आज के दिन बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है जी। आगे आती है नून, यहाँ कांग्रेस का अच्छा है जी, ठीक है। फिरोजपुर झिरखा मामन खान बहुत अच्छा है जी, और तीनों सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस को हाँ जा रही है। मामन खान मैं बता दूं बड़ी जीत में बता दूं आपको, घड़ी सांपला गिलोई और फिरोजपुर झिरखा ये लगभग बराबर रहेंगे,
बड़ी जीत में शुमार बड़ी है। जीत में शुमार होगी फिरोजपुर झिरखा, मतलब मामन खान वाली, मामन खान वाली। मतलब वही पोलराइज उसको आज आपको बता दिया हम्म, मैंने पहले ही बताया था, मामन खान और बड़ी सांपला गिलोई ये बड़ी जीत में है। अब आ जाओ आप पुन्हाना, पुन्हाना में रईसा खान इंडिपेंडेंट ठीक मुकाबला करेंगे, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस का एज है और ये सीट भी कांग्रेस को जा सकती है। मैं कह दूँ जाएगी तो कोई बात नहीं, जाएगी। अब आ जाओ आप हथीन, हथीन में नेक टू नेक फाइट है। हथीन में कांग्रेस का बहुत अच्छा है पहले मुझे दिख रहा था, लेकिन बात क्या है कि हथीन में भी त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला हो रहा है। उसका डेंट तैयब हुसैन भीमसी का इनेलो कैंडिडेट है, अच्छी वोट वो लेंगे, पहले भी चुनाव वो लड़ते रहे और पार्टियों से, बसपा से भी लड़ा है, अच्छी वोट निकालेंगे। और मोहम्मद इसराइल कांग्रेस से हैं, और इस वजह से जो है ना ये जो दोनों यानी कि तैयब हुसैन भीमसी का अच्छा जो वोट लेंगे उससे बीजेपी फाइट में आ जाएगी। जी अदरवाइज बीजेपी की बहुत पीछे रह जाती बीजेपी, लेकिन इस वजह से आ रही है, समझ गए मेरी बात। अब आ जाओ पलवल, नहीं हथीन का तो होडल, यहाँ कांग्रेस का एज है। उदय भान कांग्रेस अध्यक्ष, यहाँ कांग्रेस का एज है। आप प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जाहिर सी बात है बड़ा चेहरा है, वो फाइट में तो मतलब चेहरे का लाभ मिल रहा है उनको। हाँ, मुकाबला होगा, लेकिन उनका चेहरे का edge लाभ है। है। चेहरे का लाभ है, अध्यक्ष में पहली बात हुई। जी जी। अब आ जाओ पलवल, पलवल में नेक टू नेक फाइट है। करण सिंह दलाल, हाँ, और दीपक मंगला की जो टिकट कटी है इसका करण सिंह दलाल को फायदा होगा। अगर दीपक मंगला होते तो करण सिंह दलाल को ज्यादातर दिक्कत होती। अब कांग्रेस वहां पे हाँ नहीं, एज में आज ही नहीं है। पलवल का चुनाव में अगर कहूँ, पलवल का चुनाव एक तरह का सेटिंग का सा चुनाव है। अब वो बाद में यहाँ कहना नहीं चाहता, वो हो गई तो करण दलाल जीतेंगे, वो नहीं हुई तो करण दलाल जी हार जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं समीकरण में फंसा हुआ है। हाँ सभी वो सेटिंग है वो। वहां से अब आगे आती है पृथ्वी सीट, यहाँ बहुत अच्छा मुकाबला होगा। टेक्चंद शर्मा को मैंने पहले कहा था, टेक्चंद शर्मा को टिकट अगर बीजेपी की मिली या बीएसपी की मिली तो मामला अलग होगा। जी। यहाँ रघुवीर तेवतिया और टेक्चंद शर्मा का बहुत अच्छा मुकाबला होगा। नैनपाल रावत, नैनपाल रावत और दीपक डागर, नयनपाल रावत जो पिछली बार इंडिपेंडेंट जीते थे तो बीजेपी में चले गए, तो वो भी लड़ रहे हैं, दीपक डागर भी लड़ रहे हैं। तो नयनपाल रावत और दीपक डागर जो है ना वो बीजेपी को थोड़ा डेंट कर रहे हैं यहाँ, इसीलिए फाइट में है। अदरवाइज ये नहीं होते तो बीजेपी के टेक्चंद शर्मा पहले भी होते, वो जीत जाते, और रघुवीर तेवतिया भी है। ये दोनों बहुत बराबर है, किसी को आप कम कह नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कांटे की टक्कर जी। अब आ गई फरीदाबाद की, फरीदाबाद की जो शहर जो मतलब पर्टिकुलर फरीदाबाद सीट है यहाँ बीजेपी का है विपुल गोयल जी, विपुल गोयल का। लेकिन इसमें कारण है कि शहरी सीट है सिंगला जी, और शहरी सीट में जो है ना बीजेपी का है होता है जी। फरीदाबाद की है, फरीदाबाद एनआईटी। आपको ध्यान होगा मैंने 2 सीट बदले बताई थी, फरीदाबाद एनआईटी की सीट इस बार कांग्रेस हारेगी और रतिया की सीट बीजेपी हारेगी, मैंने कही थी ये बात। फरीदाबाद एनआईटी में टिकट वितरण से मामला गड़बड़ हो गया, मतलब वहां पे समीकरण टिकट वितरण ठीक नहीं रहा, इसलिए बीजेपी जो है ना नेक टू नेक में है। अगर टिकट वितरण ठीक होता तो बीजेपी की ये कन्फर्म सीट होती। अब फाइट में जी। अब आ गई बल्लभगढ़ की सीट, यहाँ बीजेपी का है मूर्ति शर्मा जी का। कारण क्या है कि शारदा राठौर इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, यहाँ पे पराग शर्मा को टिकट दी गई। अगर राठौर कैंडिडेट कांग्रेस की होती तो मुकाबला हो जाता, टफ हो जाता, मुश्किल हो जाती। लेकिन अब शारदा राठौर इंडिपेंडेंट जो लड़ रही है वो कांग्रेस को नुकसान, जाहिर सी बात है उनकी कांग्रेस ही रही है तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब हम कहते हैं कोई कहेगा क्या करेंगे, मैं सही बता रहा हूँ, और बहुत मजबूत कैंडिडेट थी। तो बल्लभगढ़ का अब मामला बीजेपी के पक्ष में। आगे बड़खल की सीट, बड़खल की सीट में भी बीजेपी का है। अब आप वो कैसे, विजय प्रताप है कांग्रेस कैंडिडेट, उनके फादर चुनाव लड़ रहे थे महेंद्र प्रताप अभी लोकसभा के चुनाव में, और महेंद्र प्रताप जी जो है ना 42,000 से पीछे हैं। लोकसभा की इलेक्शन में 42,000 की बीजेपी की लीड है। आप अपनी पर्टिकुलर असेंबली में पीछे हो तो फिर अब हमें कहूँगा बीजेपी का एजेंट जो बकवास कर रहे हैं, यही नहीं डाटा मैं बोलता हूँ। मैं अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ तो लोग अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो चलो 8 में मैं हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी असेंबली है उसमें तुम्हें जाहिर सी बात है उसमें 42,000 से की लीड है। अब लो मार्जिन की तो बात सोच हम अगर 10,000 तक की भी होती तो भी मैं मतलब ये सोच लेते 10,000 की 42,000 की लीड है महेंद्र प्रताप के ऊपर बीजेपी की, और अब उनके बेटे को टिकट मिल रही है असेंबली से। वो पिछली बार भी, लेकिन इस बार गुजर बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, वो नहीं उसमें कोई शक नहीं, मैं यही कह रहा हूँ बड़खल से भी टिकट वितरण बीजेपी का ठीक नहीं है। अगर कृष्ण गुजर का बेटा होता तो फिर तो मामला बिल्कुल ही क्लियर हो गया था, लेकिन अब भी डिटेल मतलब अब भी जो है एज बीजेपी का मैं मान के चलूंगा इस पर। अब आगे सीट आती है तिगांव की। अब तिगांव में वही बात है, ललित नागर कांग्रेस के बहुत मजबूत कैंडिडेट, वो एमएलए भी है
और इस बार नॉन चेहरा है। और उनकी टिकट कट गई। अब वो टिकट कट गई तो वो इंडिपेंडेंट आ गए। अब इंडिपेंडेंट आ गए तो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। इसलिए यहाँ ये तिगांव में भी बीजेपी का एज है। तो ये जो 11 सीटें यहाँ बीजेपी का एज है, 4 सीट पे कांग्रेस का एज है, 7 सीट पे नेक टू नेक फाइट है, 1 सीट पे इंडिपेंडेंट का एज है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस बार साउथ हरियाणा में कांग्रेस 8 से 10 सीट जीत सकती है, मुझे ध्यान है, और कांग्रेस की पहले 6 थी। मतलब कहीं ना कहीं वो जब दक्षिण है ना, आपके आंकड़ों को सही मान लीजिए तो फाइट है। हाँ मैं कहता हूँ, अब मैंने आप बहुत 2 दिन मैंने पहले बता दिया था 8 से 10 सीट कांग्रेस जीत सकती है। मुझे ये लग रहा है कि ये 7 सीट जो नेक टू नेक फाइट हैं, इनमें से 1 सीट वो और है, उसका मैंने वो किया नहीं, वो भी इसी में शामिल है नेक टू नेक फाइट में। तो इस 7 सीट की जो फाइट में है, इनमें से अगर मान लो ये मान लो 4 सीट कांग्रेस जीत गई तो 4 हो गई, 4 होगी, 8 होगी, और अगर 5 सीट जीत गई तो 9 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 10 के बीच में कांग्रेस रह सकती है, मैक्सिमम 10 सीट कांग्रेस। बीजेपी की सीट 16 मिली यदि 2019 की बात करें, 2016 ये 19 में कांग्रेस अब करी तो डाउन जा रही है, जाहिर सी बात है। हाँ, बीजेपी डाउन जा रही है। साउथ हरियाणा बताता हूँ जब। अब साउथ हरियाणा से ही, क्योंकि सबसे बड़ा यदि मजबूत गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वो जीटी बेल्ट और दक्षिण हरियाणा माना जाता है। यदि यहीं से डाउन बीजेपी जा रही है तो फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो मैं कहूंगा कि लोग इसका वो करेंगे, सुनो बताता हूँ। पहले मैं आपको कहा था, जो जाट लैंड थी ना, जहां कांग्रेस का गढ़ था, आप वहां मैक्सिमम पहले ही ले चुके हो यार, अब उससे ऊपर कहां जाओगे। रोहतक लोकसभा में 9 सीट थी, 9 में से 7 कांग्रेस के पास थी। मैन की बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट जीता था, कोहरे से बीजेपी जीती थी। अब की बार हम उसको 8 बता रहे हैं। हाँ बढ़ी रही 9 मान लो आप, मतलब कोहरे वाली सीट उनके लिए तो 9 हो गई भाई। अब 9 सीट ही 9 है तो आप 10 थोड़ी जीत लोगे यार। मैक्सिमम ही वो कर सकते हैं, मैक्सिमम। तो यानी जाट लैंड की मैक्सिमम सीट जो है, मुझे ये आया कि पिछली बार कांग्रेस को वहां से 12 सीट मिली थी, इस बार कांग्रेस 15-16 तक जा सकती है, लेकिन वहां भी कई सीट फंस रही है। बहादुरगढ़ की सीट फंस रही है, बहादुरगढ़ की सीट फंस रही है, झज्जर बेरी ये क्लियर है, कलानौर बनारस, और वहां बहादुरगढ़ की सीट फंस रही है। और फिर एक जाट लैंड में बात हो रही है, सोनीपत जिले में भी, सोनीपत लोकसभा में भी सीटों में बड़ी नेक टू नेक फाइट हो रही है जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये 10 सीट मैंने लगा के ही, ये 10 सीट लगा के ही आपको बताई थी कि कांग्रेस जो है ना वो इतनी सीट तक जा सकती है। देखिए शिवाज साहब लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जो दक्षिण हरियाणा के 6 जिले हैं उनमें क्या हालात रहेंगे और क्या वर्तमान स्थिति। हम आपको बता दें कि ये आज तक की परिस्थितियां होती है, डेटा है, कैलकुलेशंस हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल लगातार बदलता रहता है। हमने पिछले दिनों एक बड़े नेता है दक्षिण हरियाणा के राविंद्र जी कहते नजर आए थे कि 7 दिन में पूरा चुनाव बदल जाता है। तो चुनाव पहली रात भी बदल जाता है, तमाम परिस्थितियां निर्भर करती हैं। ऐसे में अभी पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता, महज ये स्पेकुलेशंस हैं, आंकड़े हैं, डेटा है, कैलकुलेशंस है, तमाम उस पर डिपेंड ये चीजें करती हैं। ऐसे में कुछ भी अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि नेक टू नेक फाइट अधिकतर सीट्स पर है। भाजपा में कुछ सीट का जो गलत वितरण हुआ, जैसा कि शिवाज साहब बता रहे हैं, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यदि वहां पर ठीक से वितरण होता, टिकट ठीक प्रत्याशी को मिलते तो शायद रिजल्ट और देखने को मिलते। रेवाड़ी की सीट भी इसमें एक शामिल है, तमाम गुड़गांव में भी शामिल है, तमाम दक्षिण हरियाणा में उन्होंने बताई। ऐसी बात है कि बीजेपी ने ही गलती की है, गलती कांग्रेस ने भी की है कई स्थानों पर, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से आज हमने दक्षिण हरियाणा की सीट्स पे बात की, जीटी बेल्ट पे भी बात करेंगे, इधर हिसार की भी बात करेंगे, तमाम हरियाणा की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य खबरों के साथ आपसे होंगे रूबरू। नमस्कार।